to 7 क्वेश्चंस, यानी कि आउट ऑफ 60 अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चंस यहां। और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं हम उन्हें सुपर पेयर माने, रट्टा मारा हुआ है कि ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा। अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, एचटेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में अगर आप लगे हुए हैं तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे दो टॉपिक हैं जिनके बिना केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। आसान टॉपिक है, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में इसके क्वेश्चन गलत करते हैं। आज अपनी बुल सीरीज में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ओवर द इयर्स क्या ट्रेंड रहा है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इसके अलावा हम ये बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस रिडक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। लेट्स डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग विद आर कौशिक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ाकू बच्चा। सबसे पहले बात करते हैं ओवर द ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं। अगर आप बात करें 2018 की तो केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, 2019 में 2 क्वेश्चन हो गए और 2020 में केमिकल बॉन्डिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद 2021 में जब हमारे पास कोरोना सिस्टम आया और एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया तो एचटेट के सिलेबस में कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत इफेक्ट हुआ, खासकर वो जब पी ब्लॉक को सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, एस ब्लॉक को लिमिटेड कर दिया गया, तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि प्रोपोर्शन तो हमें सेम मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों का ही रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो 22 में 2 क्वेश्चंस आए, 23 में 3 क्वेश्चंस आए। मैं आपको यह कहूंगा कि दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं, तो दोनों चैप्टर्स की वीडियो जरूर आप साथ के साथ देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हालांकि शुरू से ही अपना बल्क मेंटेन किए हुए है एचटेट एग्जामिनेशन में। 4 क्वेश्चन थे 2018 में, 3 क्वेश्चन थे 2019 में, 4 क्वेश्चन अगेन 2020 में भी रिपीट हुए जहां केमिकल बॉन्डिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस completed by NCERT and other boards, there is some relevance in 21, 22 and 23. यहां पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले लास्ट 2 पेपर 3 पेपर्स की अगर हम बात करें तो हर बार 6 to 7 क्वेश्चंस, यानी कि आउट ऑफ 60 अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हो जाता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स पर आपको सिलेबस पढ़ते हुए ध्यान रखना है, लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया है एचटेट 2023 में। क्या क्वेश्चन है? इन नाइट्रेट आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम आर रिस्पेक्टिवली। नाइट्रेट आयन, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला ही आना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इसका फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, एग्जाम प्रेशर कहिए या कोई भी चीज कहिए, लेकिन आपको इस चीज पे फोकस जरूर रखना है। तो नाइट्रेट आयन हमारे पास होता क्या है? नाइट्रेट आयन है हमारे पास NO3 नेगेटिव, और एग्जामिनर ने पूछा है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हैं। ये क्वेश्चन है हमारा वेस्पर थ्योरी से, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग एस्पिरेंट्स इस पे अलग अलग तरीके से खुद भी काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप एमएससी पास आउट, एमएससी फाइनल ईयर या फिर खुद टीचिंग करने वाले जॉब क्राइटेरिया से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका पढ़ाने का अपना तरीका होगा। मैं अपने तरीके से आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, इट विल सेव योर टाइम। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी का मेन बेसिस ये है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा वो और उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम हैं वो अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से मॉलिक्यूल नेचर में अपने आप को स्टेबल करने की कैपेसिटी में आ जाता है। अब ये हम एक्सप्लेन कैसे करें? देखिए, वेस्पर थ्योरी इस बात को भी मानता है कि सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और वो अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर शेप्स का ओरिजिनेशन होता है। खैर, हमें सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में फिलहाल इसमें बात करनी है।
तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेट में होगा क्या। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7 है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 5। कैसे? 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो वैलेंस शेल हमारे पास वो शेल है जहां तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो नाइट्रोजन में 5 हो जाएंगे, ऑक्सीजन में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 3। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया हुआ है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे 18, 9 दैट इज 24। तो पेयर कितने हो जाएंगे? पेयर हमारे पास अवेलेबल होंगे 12 पेयर। तो 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपको इस तरीके से रखना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक पेयर ऑक्सीजन के साथ रख देते हैं। ये हमने 3 पेयर रख दिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए कंप्लीट। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो किसी भी एक नाइट्रोजन, किसी भी एक ऑक्सीजन से लोन पेयर हटा के आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रख दीजिए। इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि शेयरिंग की वजह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास बॉन्डिंग के बारे में। फिलहाल अगर बात की जाए तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं आपको काउंट करने हैं, सिग्मा और पाई दोनों तरीके के बॉन्ड। तो हमारे पास नाइट्रोजन ने 1, 2, 3 एंड 4, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4। और लोन पेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे 0। सो द आंसर विल बी डी। बट यहां पर समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज ये है, अगर उसने इस बार सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर ना पूछा, अगर उसने नेचर ऑफ बॉन्ड पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? अगर नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन आ गया तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं? देखिए, नेचर ऑफ बॉन्ड से मेरा मतलब क्या है। अब ये तो बात आपको पता लगी प्रेजेंटली। अब वेल्सपर थ्योरी के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग दैट इज 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हैं p के अंदर। तो VBT इनिशियली बताती है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो पेयर अप हो जाएं और मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिले। और जो लास्ट शेल में तो हैं लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? लोन पेयर कहलाएंगे। अब कहानी ये है कि इसके हिसाब से नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ। ये तो हमारे पास बन गए, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, एक यहां, एक यहां। तो एक बचना चाहिए था लोन पेयर। लेकिन मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अब यहां पर तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी हम बना ही नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप स्टडीज करते हैं तो हमें पता लगता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। यह कंसेप्ट आता है जब VBT की मॉडिफिकेशन आती है, और VBT की मॉडिफिकेशन में हम यह बताते हैं कि एक्चुअल में बॉन्डिंग से पहले ये मिक्स होते हैं और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नाम का कंसेप्ट आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक्चुअल में, अब नाइट्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। देखो, सिग्मा बनाए या पाई बनाए, लेकिन नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी जो है बॉन्ड बनाने की, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, वो है 3। तो यहां पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हमें बाद में पता चलता है कि नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ये है हमारा फॉर्मल चार्ज जिसे हम कहते हैं। ओके, ये बात याद रखिएगा। यहां पर क्या है? फॉर्मल चार्ज है। नाइट्रेट आयन में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेट फॉर्मल चार्ज ऑन द आयन इज -1। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ यहां पर तो 2 नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज को इसके पॉजिटिव चार्ज ने बैलेंस कर दिया। और किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है,
शायद आपने ना सोचा हो, लेकिन 9th क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं, 10th में आप पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के दिमाग में आता है, उन्हें लगता है कि जब नाइट्रेट आयन लिखा गया है तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जब कार्बोनेट लिखा गया है तो मतलब ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। बट इन रियलिटी दिस नेगेटिव चार्ज इज कंप्लीटली डिस्पर्स्ड ओवर दिस मॉलिक्यूल। इट इज फॉर्मल चार्ज which means this charge generated due to redistribution of electrons at the time of bond formation। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट आयन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, या फिर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, डेटिव बॉन्ड कितने हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो टाइप ऑफ बॉन्ड 2 हो गए, कोवलेंट और डेटिव। अगर ये कहे कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, देन देयर इज 1 2, कितने पाई बॉन्ड हैं 1, और कितने डेटिव बॉन्ड हैं 1। कभी कभी कुछ आपके दिमाग में ये आ सकता है दैट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज आल्सो कंसिडर एज स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो आप उसे डिफरेंशिएट करके ही मानिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनमें आप कहेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसका नेचर आयनिक बॉन्ड की तरह भी कंसिडर किया गया है। खैर, ये बातें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अदर क्वेश्चंस जो बन सकते हैं यहां से वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन एक बेसिक सी चीज से सॉल्व किया जा सकता था। क्या? नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना जीती रहना। आशीर्वाद दे रहा है कोई, 2-3 लड़कियां हैं, एक का नाम है हीना, एक का नाम है नीना और करीना, जीती रहना। ये हमारे पास कहलाती हैं नोबल गैसेस। इनिशियली इन्हें कहा जाता था इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब है जो कभी किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन ओवर द टाइम हमें पता चला कि ये गैसेस भी एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और हमने इनका नाम चेंज कर दिया इनर्ट गैसेस से नोबल गैसेस। लेकिन क्या ये सभी कंपाउंड बना सकते हैं? नहीं। सभी कंपाउंड, रेडॉन कंपाउंड बनाता है बट हाईली रेडियो एक्टिव है, तो इसके बारे में हमारे पास कोई खास स्टडी नहीं है। कितनी है इसकी रेडियो एक्टिविटी? इसकी रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो इसका हाफ लाइफ टाइम सिर्फ 3.8 डेज है। यानी कि अगर आपके पास रेडॉन है, सो अगर 100 केजी रेडॉन आपके पास है तो 3.8 डेज के बाद वो सिर्फ 50 केजी बच जाएगा। नेक्स्ट 3.8 डेज के बाद वो 25, नेक्स्ट 3.8 डेज के बाद 12.5 केजी ही बचेगा। तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। इसीलिए जो इनिशियली एफर्ट किए गए वो भी नीचे वाले यानी कि हायर एलिमेंट्स के ऊपर एफर्ट लगाए गए। एंड वी नो अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टन एंड जिनन रेडिली स्टेबल इन नेचर। ये नेचर में स्टेबलाइजेशन दिखाते हैं, इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं दो को ये मानते हैं कि ये कंपाउंड बना सकते हैं। क्रिप्टन हमारे पास एक ही कंपाउंड बनाता है KrF2। जिनन के हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड नॉन हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्लियर? ये तीनों भी कंपाउंड बना सकते हैं, बट अगर मैं इन तीनों के कंपाउंड की बात करूं तो इनको हम स्टेबलाइज करते हैं -233 डिग्री सेल्सियस पर। तो नेचर में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है इसके कंपाउंड्स का कि आपने इन्हें, और बनाएंगे भी कैसे? नोबल गैसेस को एक तरीके से अकल्ट करवाते हैं, आप एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप करवाते हैं। तो हम इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कशन में इस बारे में नहीं मानेंगे। एग्जिस्ट इन नेचर की आपको बताना है, नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली आपके पास कौन बनाता है? क्रिप्टन और जिनन। तो सीधा सा आंसर हो गया नियोन ऐसा नहीं कर सकता। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज याद रखिएगा एक जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 23 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन आप ये समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। द स्टेटमेंट विच prompted Neil Bartlett to prepare the first noble gas compound। नील बर्टलेट ने सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास बनाया था
और किसका कंपाउंड बनाया था? जिनन का। जिसके बाद ये मिथ कंप्लीट हो गया कि भाई हाँ, नोबल गैसेस जो हैं वो कंपाउंड नहीं बना सकती, कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकती है। तो नील बर्टलेट ने सबसे पहला कंपाउंड सिंथेसाइज किया था और उस कंपाउंड के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आप जल्दी से कमेंट करके, पहले आप कमेंट करिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताइए कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था जो सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया। क्या आप बता सकते हैं? तो सबसे पहला कंपाउंड जो हमारे पास सिंथेसाइज किया गया वो था XePtF6। हमने जिनन की रिएक्शन करवाई थी हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट के साथ और उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड बना। ये कंपाउंड बनाने के दिमाग में आई कैसे? सोच के देखिए, जिसे सब स्टेबल मान रहे हैं, इनर्ट मान रहे हैं, नील बर्टलेट ने क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से उसने कंपाउंड बनाने की सोची। ये 4 स्टेटमेंट है हमारे पास कि जिनन फ्लोराइड बॉन्ड जो है उसकी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता होगा इनके बीच में। फ्लोरीन आसानी से टूट जाता है तो किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, इसलिए PtF6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये थोड़ा जबरदस्त सा लग रहा है, दिमाग को हिलाने वाला। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव ऑक्सीजन एंड जिनन हैव सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि जिनन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए ये कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो लगभग होती है 1175 और जिनन की अगर हम बात करें तो वो है अराउंड 1170 किलो जूल पर मोल। तो दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर थी, जिससे नील बर्टलेट को आइडिया लगा कि हाँ यार, ये कंपाउंड जो है सिंथेसाइज किया जा सकता है एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक इजी क्वेश्चन डालना हो तो यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला नोबल गैसेस का कंपाउंड किसने बनाया, कौन सा बनाया, क्या वजह थी, किस तरीके से उसने लैब में से सिंथेसाइज किया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following have maximum dipole moment? क्या होता है डायपोल मोमेंट? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चंस फिर से एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो प्लीज इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायपोल मोमेंट होता क्या है? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मॉलिक्यूल। प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मॉलिक्यूल। हमारे दिमाग में क्या इमेज बनी हुई है? 9th से आपको क्या पढ़ाया गया है? एटम है, बीच में सेंटर है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई है कि भाई एटम एक गोला सा है जिसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए और ये मॉलिक्यूल जो है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती तो नेचर में बहुत सारी इंटरेक्शंस खत्म हो जाती, चीजें आपस में डिसॉल्व होना बंद कर देती अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब में सिमेट्रिकल है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, नॉट इन लिक्विड स्टेट्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल के अराउंड कितनी सिमेट्रिकल है या नहीं, ये मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट बताती है। दूसरी बात, ये एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल की, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट है। एंड इट इज डिफाइंड बाय म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। बेसिक सा, क्यू है चार्ज और डी है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाइज, कि वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सब हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं NF3। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक फ्लोरीन यहां है, एक फ्लोरीन अबो द प्लेन है, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन है। स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं अभी आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको डिटेल में और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। BF3 ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होती है। NH3 नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, 1 हाइड्रोजन इज हियर एंड 1 हाइड्रोजन इज हियर। ठीक, एक मॉलिक्यूल और है हमारे पास, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक क्लोरीन यहां जुड़ा है, एक क्लोरीन यहां पर है, ये क्लोरीन यहां है और एक क्लोरीन है बिलो द प्लेन।
तो डायपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन, डायपोल की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब हम ये बता रहे हैं कि भाई पॉजिटिव सेंटर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, हमेशा डायपोल की डायरेक्शन होती है एटम से लोन पेयर की तरफ। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो यहां पर डायपोल की डायरेक्शन हो गई ये वाली, क्योंकि अगर ये बात आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर डायपोल की डायरेक्शन हो गई ये, यहां पर ये, यहां पर ये। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तीन चीजें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रही हैं और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ खींच रहा है। यानी कि ये एक सब्सट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, या इलेक्ट्रॉन को सिमेट्रिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एक डायरेक्शन में शिफ्ट। बोरॉन के केस में देखो, एक फ्लोरीन यहां है, दो फ्लोरीन यहां है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यहां कहीं आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर। क्या मतलब है भाई, अगर मान लो कोई मुझे इस तरफ से पकड़ के खींचता है और कोई मुझे यहां से पकड़ के खींचता है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा? ना मैं इस तरफ जाऊंगा ना मैं इस तरफ, मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं बीच में। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि वो फोर्स कितना लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ शिफ्ट होगा वो डिपेंड करता है कि कौन किस तरफ खींच रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां, इसका यहां, तो नेट रिजल्ट हो जाएगा 0। ये तो नॉन पोलर है। सेम चीज क्लोरीन में भी देखने को मिलेगी। यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन ऊपर की तरफ खींच रहा है और 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां पर होगा और ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। ये चीज पूछी जा सकती है कि किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये 0 नहीं होगी, क्योंकि नीचे जो नेट रिजल्ट है वो फ्लोरीन्स की वजह से है और ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकता है नेट रिजल्ट में इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये 100% है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो सभी एटम से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे और इन तीनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए एडिटिव हैं, यानी कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेम डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अमोनिया की अगर बात की जाए तो वहां पर म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी और सबसे ज्यादा भी किसकी होगी? अमोनिया की। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा दैट इज सी, दैट इज NH3, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिव थी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब यहां पर म्यू की वैल्यू 0 है, तो ये मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू 0, अब यहां से क्वेश्चंस देखो क्या क्या अराइज कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। और अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो वो मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा? पोलर। कहने का मतलब क्या है, हमें ये लगता है कि भाई कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये तो बॉन्ड तो क्या था? पोलर। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। पोलर बॉन्ड का मतलब है जिसमें 2 एटम जुड़े हुए हों और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। तो बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ही डिसाइड करती है सॉल्युबिलिटी, कि वो किसके अंदर डिसॉल्व होगा। हमारे पास रूल है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वैसे को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। अब ये शेप्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? क्या है हाइब्रिडाइजेशन का फंडा? देखो, मैं इसे एक बेसिक से एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे महाभारत में जो पांडव थे उन्हें वनवास मिल गया और वो आसपास के गांव में भिक्षा मांग के खाते थे। 5 भाई थे, ठीक है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। मान लो कि युधिष्ठिर जो है वो चावल मांग के लाता है, भीम जो है वो गेहूं लेके आता है, अर्जुन जो है वो मान लो बाजरा लेके आता है, नकुल मान लो दाल लेके आता है और सहदेव मैं मान लेता हूं कि बाजरा लेके आता है। ठीक है, अब
मान लो कि ये एक एक रोटी के लिए लेके आते हैं, ये एक रोटी के इक्वल राइस लेके आता है, ये एक रोटी का गेहूं, ये एक का बाजरा, ये एक रोटी का दाल और बाजरा। अब अगर ये सभी एक एक रोटी अपनी अलग से बना के खाएंगे तो इनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। बट अगर मैं इन 5 रोटियों के आटे को मिक्स कर दूं और उससे 5 नई रोटियां बना दूं तो हर एक रोटी के अंदर इक्वल न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। यानी कि हर एक रोटी के अंदर कार्बोज भी है और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स भी हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो इस रोटी का नाम क्या होगा? अगर मैं इसे कहूं RGB2D, तो हर एक रोटी का नाम है, एक पोर्शन है राइस का, एक गेहूं का, बाजरे के 2 पोर्शन है और एक पोर्शन है दाल का। तो ऐसे ऐसे कितनी रोटियां बन गई? 5। फायदा किसमें है? इसमें। बिल्कुल सेम स्टोरी चलती है हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, मैं एक नॉर्मल मॉलिक्यूल ले लेता हूं कार्बन से। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p2, ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे ध्यान से समझिएगा, यही चीज नहीं आती 90% जनता को, यही चीज नहीं आती भाई। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन हैं p के अंदर। अब इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन एक्साइटेड स्टेट यानी कि जब कार्बन बॉन्ड बनाने जाता है तो वो कहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दूंगा। इससे तो नुकसान होगा। हाँ भाई बिल्कुल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में है तो वो हाई एनर्जी में क्यों जा रहा है? हमें तो नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 4 बॉन्ड बनेंगे, जब भी 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए बॉन्डिंग से एटम स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मान लो कि मुझे 10 का नुकसान हुआ तो 40 का क्या हो गया? फायदा। नेट बेनिफिट कितना हो गया? 30 किलो जूल का। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम था, इसलिए भी आगे चला गया। यानी कि नुकसान कम है, फायदा ज्यादा हो रहा है। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कि एक s और ये जो 3 p हैं, px, py और pz, ये कहलाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाएंगे। 4 ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए और हमारे पास क्या बनेंगे? 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमारे पास बने 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या था? sp3 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 sp3। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में ये ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। तो हमने 4 चीजें अगर कभी भी रखनी हैं तो कैसे रखेंगे? 4 चीजें अगर आपको मैं 4 स्टिक दूं और मैं कहूं कि एक सेंटर के चारों तरफ रखिए तो एक ही ऑप्शन बनता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री और 28 मिनट्स। तो हमारे पास शेप बनेगी, एक अबो द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन, यानी कि एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बनती है। क्लियर? तो ये हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन का फंडा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं। तो sp3 एक नहीं होता, sp3 जैसे 4 होते हैं, sp3 जैसे मैंने अभी वो रोटी वाला एग्जांपल दिया था। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया हो तो हाइब्रिडाइजेशन आप अलग तरीके से निकालेंगे, अगर स्ट्रक्चर ना दिया गया हो तो आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है ये मैं अभी आपको सिखाता हूं। आपको क्या करना है, ये तरीका याद रखना भाई, आप ये सब पे एप्लीकेबल होगा, हर एक मॉलिक्यूल पे आपका आंसर फिट आएगा। आपको क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं किसी के भी। जैसे NH4 पॉजिटिव है, हमारे पास क्या है NH4 पॉजिटिव, तो आप इसके क्या करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, हाइड्रोजन के 1 × 4, तो टोटल हो गए 9। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर देंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अगर आपका आंसर आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3। ये आंसर हमारे पास हो जाएंगे। अब दो चीजें, मतलब सेंटर के चारों तरफ दो चीजें रखनी है तो आप एक ही एंगल पे रख सकते हैं 180 डिग्री के एंगल पर, और हमारे पास शेप बन जाएगी लीनियर, अगर दो चीजें ऐसे जुड़ी हैं। 3 चीजें अगर रखनी है तो आप रखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर पे, 4 चीजें रखनी है तो आप रखेंगे टेट्राहेड्रल में। 4 से ज्यादा जब भी चीजें रखनी हो क्या करना है, एक हमेशा होगा अबो द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन, यानी कि ये बोर्ड से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड से पीछे जा रहा है। 5 टोटल आपको चीजें रखनी थी, अब 2 तो आपने रख दी, 3 बच गई। इन 3 चीजों को कैसे रखेंगे, 2 डायमेंशन में टोटल एंगल होता है 360 और आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है 3 से डिवाइड कर दो 120, यानी कि यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया 120। एक चीज ऐसे रखी हुई है तो ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो ये हो गए 90 डिग्री पे और ये हो गया 120 डिग्री पे। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर 6 है तो एक हो जाएगा अबो द प्लेन, एक हो जाएगा बिलो द प्लेन। 4 बॉन्ड बच गए जो आपको सरफेस पे रखने हैं। 360 डिवाइडेड बाय 4 एंगल आ गया 90, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। ये एक स्क्वायर है जिसके अबो द और बिलो द प्लेन हमारे पास एटम्स जुड़े हुए हैं। सेम चीज रहेगी 7 वाले केस में। तो इस तरीके से हमारे पास शेप्स और ज्योमेट्री, ये जो निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन से जो आप निकालेंगे हमेशा याद रखिए वो निकलेगी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में दोनों चीजें होती हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। शेप होती है रियलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि रियल में मॉलिक्यूल कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे एक इंसान है, उसकी ज्योमेट्री है कि उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक यहां पर चेहरा लगा हुआ होगा, बाल होंगे। अब मान लो कि टकला आदमी है, बाल झड़ गए, तो वो उसकी रियल शेप है। हमने उम्मीद की थी कि होंगे, नहीं है। एक आदमी है जिसके एक्सीडेंट में हाथ कट गया है, कोई कहता है आदमी आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ कट गया, वो है उसकी रियल शेप। तो ज्योमेट्री है एक्सपेक्टेड और शेप है रियलिटी। क्योंकि लोन पेयर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही शेप में काउंट किए जाते हैं। एक बात और बता देता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब आप शेप काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि ये नीट में पूछी गई बात है और नीट से लो लेवल ही रहता है स्टेट का, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं हम उन्हें सुपर पेयर मानते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, आपको पता है नहीं है मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आप शेप निकालते हैं तो उसे सुपर पेयर मानते हैं, मतलब एक ही पेयर कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर मैं अपना हाथ ऐसे करूं या मैं अपना हाथ ऐसे करूं तो ये शेप लीनियर ही रहने वाली है। सो यू हैव टू कंसिडर दैट सुपर पेयर। तो अब हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो अमोनिया की मैंने आपको निकाल के दिखा दी, अब मैं इसकी काउंट करता हूं। जिनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 6, फ्लोरीन के हो जाएंगे 7 × 4। ध्यान से सुनिएगा, अगर 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, तो हमारे पास कितना हो गया 8 + 6 + 28, दैट विल बी 8 36 एंड 42। अब ये 42 आ गया, इसका क्या करूं भाई, हमारे पास कितना आ गया 42 अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 42। अगर आपके पास नंबर 8 से ज्यादा हो तो आपको डिवाइड किससे करना है 8 से। अगर 8 या 8 से छोटा है तो डिवाइड करना है 2 से। मतलब अगर 42 है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 5 जा 40, बच कितना गया 2 बच गया। अभी ये नंबर 8 से छोटा है तो 2 से डिवाइड करिए 1, 5 + 1 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 S 3 P और 2 D, sp3d2, that will be the hybridization of XeOF4। क्वेश्चन में पूछा गया है sp3d, XeF4 का काउंट करो। जिनन के लिए कितने हो जाएंगे 8 क्योंकि नोबल गैस है।
फ्लोरीन के लिए कितने हो जाएंगे 7 इंटू 4, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36, 8 4 जा 32। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। यहां पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी 3 2 1 6 है तो क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसे निकाला था याद है, एक बॉन्ड 4 से ज्यादा होते ही एक बॉन्ड कहां बनेगा अबो द प्लेन, एक बॉन्ड कहां बनेगा बिलो द प्लेन। 4 बॉन्ड बच गए, 2 डायमेंशन में टोटल एंगल कितना होता है 360 और 4 से डिवाइड करूंगा तो एंगल कितना आ गया 90, यानी कि एक स्क्वायर यहां पर बन जाएगा। तो ये बन गया स्क्वायर, एक पिरामिड इसके ऊपर बना हुआ है एक नीचे, इसको हम नाम देंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। नेक्स्ट बी ऑप्शन हमारा बच गया। एक बार इसको और कैलकुलेट करते हैं। सल्फर क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है एंड डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। फ्लोरीन के लिए 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 प्लस 6 दैट विल बी 34। 8 से बड़ा नंबर है तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, 2 बच गया डिवाइडेड बाय 2 1, 4 प्लस 1 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी 1sp3d SF4। SF4 पे हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3d। शेप और ज्योमेट्री की और अगर बात करें तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी 4 से ज्यादा है तो एक बॉन्ड अबो द प्लेन होगा, एक बॉन्ड होगा बिलो द प्लेन, और 3 बॉन्ड हो जाएंगे प्लेन में एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गई ज्योमेट्री। ट्रायंगल के एक ऊपर क्या है पिरामिड, एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये हो गई ज्योमेट्री। आइडियल सिचुएशन। रियलिटी क्या है, 4 ही चीजें हैं जोड़ने के लिए, अवेलेबिलिटी तो 5 है। सल्फर कहता है भाई आ जाओ ऑक्टोपस बना बैठा हूं मैं, 5 चीजें जोड़ सकता हूं, बट हमारे पास क्या है 4 है। टिकटॉकर है एक, अरमान देखा है, कह रहे हैं उसकी 3री शादी हो रही है, यानी कि ही हैज 3 बाइंडिंग साइट, कह रहा 3 मेरे पास 3 बड़े बड़े घर हैं, बट रियलिटी में तो 2 ही शादियां हैं ना, तो ये वही है। रियलिटी की बात करते हैं तो यहां पर एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। कैसे जोड़ना है फ्लोरीन भाई, ये अभी आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे डिसाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस पे रखना है ना, तो ये एंगल हमारे पास है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री। अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाएंगी, ज्यादा बढ़ जाएंगी। खैर अभी डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आपको निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए चाहे आयन हो कैटायन हो कोई भी हो, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, अगर 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करिए, अगर 8 या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो फिर से यही रूल लगाइए, जो जो आपके पास आ रहे हैं उन्हें ऐड करिए, फाइनल आंसर आपका 101% स्टिक बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। Which of the following order is correct energy level for the nitrogen gas is correct? One of the most important topic from MOT। कहां से आया ये क्वेश्चन, MOT से आया है। ध्यान है किसी भी चीज का, MOT कहता है कि एटम जब आपस में मिक्स होंगे तो सिर्फ वैलेंस शेल मिक्स नहीं होंगे, बल्कि अंदर वाले जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो भी आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और इसी वजह से एटम के जुड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं एटम से। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक प्रॉपर्टीज रिटेन होती, बट इतना ज्यादा डिफरेंस जो आ रहा है उसकी मेन वजह यही है कि एटम एटॉमिक ऑर्बिटल हर एक तरीके से, चाहे वो इनर ऑर्बिटल्स हो चाहे बाहर वाले हो, सब मिक्सअप होते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। अगर मैं आपको नाइट्रोजन का केस बताऊं तो MOT क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p3, तो दूसरा नाइट्रोजन भी जुड़ रहा है 1s2 2s2 2p3। तो MOT कहती है कि ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, ये दोनों आपस में मिक्स होंगे और ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, और मिक्सिंग के बाद 2 तरीके के ऑर्बिटल बनेंगे। एक कौन से बनेंगे, बॉन्डिंग, और दूसरा बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। आई होप आप इस कंसेप्ट से अवेयर हैं। तो मैं लेता हूं, मेरे पास एक नाइट्रोजन का एटम मैंने ले लिया जिसमें 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी मैंने ले लिया 1s।
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों मिक्सअप हो गए और एक हमारे पास बना हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल जो कहता है बॉन्ड मत बनाओ, और एक बना लो एनर्जी ऑर्बिटल जो कहता है बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड बनेगा क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो बॉन्ड बनेगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s। अगर बॉन्ड नहीं बन रहा तो हम हाई एनर्जी की वजह से इसे नाम दे रहे हैं सिग्मा स्टार 1s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। ये कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। अब ये वाला आ जाएगा, यानी कि 2s और 2s ये आपस में मिक्सअप होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये मिक्स हो गए और हमारे पास क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल ये, एक ये। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गए बॉन्डिंग, ये हो गए एंटी बॉन्डिंग। 2p3 p ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो एनर्जी में सबसे ऊपर है इन तीनों में, तो हमारे पास ये हो गया केस 2p3 का। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, दैट इज px py pz, px py pz। अब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, एक मेरा हैंड ये है, एक मेरा हैंड ये है, तो ये मेरी एक एक्सिस है x, ये मेरी एक्सिस है y और ये एक्सिस है z, ठीक है। या मैं नॉर्मली समझाने के लिए इसे z मान रहा हूं, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मेरी दूसरी तरफ भी मेरे जैसा ही एक और बंदा खड़ा है, तो हम हैंड शेक कर रहे हैं, तो अब हमारा सिर नहीं मिल सकता, ना ही हमारा ये हाथ मिल सकता, क्योंकि ये फिक्स है पोजीशंस। तो अब हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ऐसे हेड टू हेड नहीं कर सकते। तो अगर एक ऑर्बिटल, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, अगर एक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेगा तो बाकी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, बाकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनेगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितने स्ट्रांगली चीजें जुड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने माना कि pz जो है वो हमारे पास क्या करता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। तो इसकी एनर्जी कुछ इस तरीके से हो गई। px और py, अब ये तो हमारे पास बन गया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बनेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिग्मा 2pz, और ये हो जाएगा इसका एंटी बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? दूसरा हमारे पास 2 है, px और py। px और py क्योंकि पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो ये हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। ओके, ये हो गया पाई px और ये हो गया पाई py। अब इसके ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, ये 2 हो गए, ये हो गया पाई स्टार px पाई स्टार py। अब आएगा गेम असली, ठीक है। अब आपने रट्टा मारा हुआ है कि नाइट्रोजन में ये ऊपर होता है, ये 2 नीचे होते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये नीचे होता है और ये दोनों ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप लोअर तरफ होते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के जब आप इस तरफ होते हैं, तो एनर्जी गैप कम होता है। ये जो सिग्मा स्टार 2s है ना, ये ऐसे नहीं है, ये कहां पर है? ये हमारा कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से है, यहां पर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके से है। और जब ये, क्योंकि सबसे लो कौन है? 1s, फिर कौन है? 2s, फिर है 2p, तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ये जो सिग्मा स्टार 2s है ना, ये सिग्मा 2pz को रिपेल करेगा। यहां पर हमारे पास क्या होती है? रिपल्शंस होती हैं, या फिर कहो ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है और इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यानी कि ऑर्बिटल मिक्सिंग की वजह से, किसकी वजह से? ऑर्बिटल मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2pz कहां चला जाता है? ऊपर की तरफ, और ये पाई ऑर्बिटल कहां रह जाते हैं? नीचे की तरफ। अब आपने रट्टा मारा हुआ है कि ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। अगर भाई ये कुछ लोग क्या कहते हैं कि पाई के 2 थे, सिग्मा का 1 था, इसलिए सिग्मा वाला ऊपर चला गया, पाई वाले नीचे चले गए। ये चीज तो यहां भी होनी चाहिए थी, फिर ये एंटी बॉन्डिंग में भी तो होनी चाहिए थी। एंटी बॉन्डिंग में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ बॉन्डिंग में ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि लोअर एलिमेंट्स की अगर बात करें जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनके एनर्जी गैप कम होता है ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है और ये ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 2 यहां। तो सीक्वेंस क्या बना? सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद कौन है? पाई px, पाई py। उसके बाद है सिग्मा 2pz, फिर है पाई स्टार px और पाई स्टार py, दोनों की एनर्जी बराबर है। और फिर है सिग्मा स्टार 2pz। पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आधा अधूरा पढ़ के कभी प्रिपरेशन एग्जाम की नहीं हो पाएगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो सीक्वेंस हमारे पास कौन सा बनेगा? सीक्वेंस हमारे पास बनेगा ये वाला। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इसकी, उसके बाद सिग्मा 2px, उसके बाद आएगा पाई 2py और इसके साइड में ही होगा पाई 2px। दैट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। इसने सीक्वेंस जनरली एग्जाम में सीक्वेंस लोग नीचे से उठाते हैं, यहां से, उसने यहां से इस तरफ से उठाया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो सके। थोड़ा सा तो चेंज करेगा ये, ऑब्वियसली आप एमएससी लेवल का एक एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर C2 एग्जिस्ट। C2 देखो, एक नॉर्मल सी चीज पढ़ते हैं कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये एक नॉर्मल सी चीज जो हम पढ़ाते हैं, बार बार बच्चों को बोलते हैं। C2 मॉलिक्यूल जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखिएगा ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अराउंड 700 केल्विन के करीब, वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या मॉलिक्यूल बनेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने C2 को जोड़ दिया और उसमें 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो लोग सोचेंगे कि भाई एक सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा? पाई। द डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल C2 कंसिस्ट ऑफ, C2 ही मॉलिक्यूल है। कुछ लोगों को लगता है कि कार्बन ने किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। इस चक्कर में आधों का आंसर गलत हो जाता है, सी पे टिक करके आ जाते हैं। रियलिटी है MOT। इस मॉलिक्यूल की रियलिटी क्या है? MOT। पहले क्या होगा? सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद कौन है? पाई px, पाई py, देन सिग्मा 2pz। मैंने अभी आपको बताया था भाई। तो टोटल हमारे पास C2 की अगर हम बात करें तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 यहां, 2 यहां पर और 2 यहां पर। 2 4 6 8 9 10 11 12, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, हंट्स रूल, फिर पेयरिंग हो गई। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर प्रेजेंट हैं? पाई ऑर्बिटल्स में, पाई ऑर्बिटल्स के अंदर। तो दोनों ही बॉन्ड जो कार्बन ने बनाए वो पाई बॉन्ड बनाए। द ओनली मॉलिक्यूल विच फॉर्म पाई बॉन्ड ओवर सिग्मा बॉन्ड इज C2। दोनों ही पहले पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, नेचुरली एग्जिस्टेंस नहीं है। वेपर फेज में 700 केल्विन के अराउंड ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ओवर कॉन्फिडेंस में मरवा देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड के चक्कर में लोग बड़ा गलत करके आते हैं। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर? कोवलेंट कैरेक्टर कैसे? देखो, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, प्लीज इस बात को समझो। कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट कैरेक्टर है। कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होता है? कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो होता है आयोनिक बॉन्ड के अंदर। और आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर होता है? आयनिक कैरेक्टर होगा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। 2 एटम आपस में जुड़े A और B, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, B के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये कोवलेंट बॉन्ड था जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गया। आयनिक कैरेक्टर आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर हो गया। सिंपल सी बात। कोई कहता है HCl है और HBr है, बताओ किस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम, तो ये ज्यादा आयनिक, ये कम। सिंपल, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आयनिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं? आयनिक कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है कुछ रूल्स के द्वारा।
क्या होता है? देखो मान लो कि हमारे पास एक एटम है A और एक एटम है B। हम कहते हैं कि इन दोनों ने ओवरलैप किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बेटर होता है तो चीजों ने आयनिक बॉन्ड बनाए ही क्यों? एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि हर एक चीज ने कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से A के पास कुछ भी नहीं बचा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? B के पास। तो ये खाली जगह है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसे हमने नेगेटिवली चार्ज बोला। तो ये कहलाए एक कैटायन। तो कैटायन बेसिकली क्या है? एक ऐसी चीज जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली जगह होती है। और बी क्या है? जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये कहलाए एनायन। ये कहानी क्लियर है? अब क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आजा भाई, ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है और ये है एनायन जिसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इससे दूर हुआ तो ये इसके ऊपर कम होल्ड कर पाएगा। मान लो कि ये कुछ इस तरीके से है और यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ये मान लो क्लोराइड आयन है और ये ब्रोमाइड आयन है। तो ब्रोमाइड का साइज बड़ा होने की वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर होल्ड कम कर पाएगा। अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, जिसकी वजह से इस हिस्से पर पार्शियली नेगेटिव और इस हिस्से पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसे क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमारे पास किसकी होती है? पोलराइजेशन होती है एनायन की और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साइज के। दूसरा कैटायन की बात करते हैं। कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, या कहो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा और साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी साइज स्मॉल होने के साथ इंक्रीज होती है। तो जितना छोटा कैटायन और जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टरनेस। तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो इसी क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है कोवलेंट कैरेक्टर की बजाय पोलराइजिंग पावर, और इसी वजह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैंने वो आपको नाइट्रोजन वाला केस बताया, कोई नहीं बता रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट में उस YouTube चैनल का नाम जरूर बताओ जो तुम्हें इतनी डिटेल में PYQ करवा रहा है। दूसरा कोवलेंट जो इस तरीके से भी करवा रहा हूं, मैं सच में जानना चाहता हूं कि और कौन है भाई ऐसे जो हमारी तरह पढ़ा रहा है आपको। कमेंट में सच में उसका YouTube चैनल का नाम मुझे जरूर बताना। तो हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कोवलेंट कैरेक्टर की बजाय पोलराइजिंग पावर के ऊपर। अब देखो, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से आएगा? लिथियम की वजह से। इस टाइम ऐसा हो सकता है कि सब जगह एनायन लिख दे और एनायन में आपको छोटा नहीं सबसे बड़ा देखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये जो मैं फिलहाल लिख रहा हूं ना बात, इस पॉइंट के लिए स्क्रीनशॉट लेना। घर में कोई तैयारी कर रहा है नीट की या जेईई एडवांस की तो उसे भी बताना। अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे Ag पॉजिटिव की बात करो, कॉपर पॉजिटिव की बात करो, तो इनके अंदर क्या होती है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसमें D10 हो जाएंगे। तो अगर ये किसी के साथ जुड़े होते हैं तो ये बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट करते हैं। मान लो कोई कहे कि कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, बताओ किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? तो इसके अंदर। अब ये मत कह देना कॉपर का साइज छोटा होता है, ये डी ब्लॉक मेटल है, नहीं। एक्चुअल में किसकी वजह से है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये टर्म याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जिनन इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखो अब मैंने आपको भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखा दी है।
शेप मैंने आपको निकालनी सिखा दी है, ज्योमेट्री मैंने आपको निकालनी सिखा दी है। आई होप आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक होंगे। जैसे जिनन है 8 + 6 × 3, 18 + 8 कितना हो जाएगा 26, डिवाइड बाई 8, 24, 2 बचा हुआ है 1, 3 + 1 sp3। देखो कितनी फास्ट चल रहा है काम, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल। XeO4 8 + 6 + 7 × 4 कितना हो जाएगा 8 + 6 + 28, 28 + 8 36, 36 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 5 + 1 6 sp3d2। ठीक है, sp3d2। sp3d2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक अबो द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा और 4 होंगे प्लेन में। स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया, देख लेते हैं भाई। तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। नेक्स्ट पे आते हैं XeF4, ऐसे ही इसको देख लीजिएगा 8 + 7 × 4, ऐसे ही इसको हो जाएगा 8 + 7 × 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। सेम क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं मैं एक और दिखा देता हूं आपको कि ओवर द ईयर सेम क्वेश्चन हमारे पास कैसे आए हुए हैं। अब ये देखो 2018 में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ओके लो तो which of the following compound is square pyramidal, XeO3, XeO4, XeF4, XeF2। बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया क्वेश्चन में, बिल्कुल यूं का यूं हमारे पास रिपीट कर दिया गया। ये सॉरी, ये पिरामिडल है, बाय पिरामिडल नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास sp3d2। तो ये ज्योमेट्री देखो क्या है, ये चीज, अच्छा ये तो चीज मैं बतानी भूल ही गया, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। आपको क्या देखना है, शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ज्योमेट्री तो क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, लेकिन चीजें कितनी है जोड़ने के लिए, 4 और 1 5। एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां पर तो लोन पेयर है। तो शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी स्क्वायर, ये रहा, और एक पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी, बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है। आइडियली क्या होना चाहिए था, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो 2018 में रिपीट यहां से हुआ है। और एक चीज और मैं इसके बारे में बताता हूं, एक क्वेश्चन यहां से कैसे बनाया गया, एक क्वेश्चन और देखिए यहां से कैसे पूछा गया। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा गया कुछ इस तरीके से, HTET 2018 में ही, कि आपको मैच करना है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन आपको मैच करनी थी, अभी मैंने निकाल के दिखाई। XeO3 की क्या है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन आपको मैच करनी थी। तो सेम तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द लिस्ट 1 करेक्टली विद लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। ये ऑप्शंस हैं, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। NH3, लो फास्ट करते हैं, देखते हैं कितनी फास्ट कर सकते हैं अगर कैलकुलेट करते हैं मेरे मेथड से। नाइट्रोजन 5 + हाइड्रोजन 1 × 3, टोटल 8 है, डिवाइडेड बाय 2 4। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, ज्योमेट्री हो गई हमारे पास टेट्राहेड्रल। ओके, ये हो गई ज्योमेट्री, प्लीज ये याद रखिएगा। तो एक लोन पेयर आ गया, तो हाइड्रोजन 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 क्या बन गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल की तरह पिरामिड ऐसे रखा हुआ है, तो क्या बन गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। लो जी, ClF3 7 + 7 × 3, तो ये हो गया 28, 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 से डिवाइड किया क्योंकि 1 से बड़ा है। 3 + 2 5, 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। और शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जोड़ने के लिए कितने हैं, 3 ही हैं, 3 ही हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, एक हमारे पास आ जाएगा यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, तो यहां पर तो लोन पेयर हमने लगाना है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, 120 के एंगल पे है, तो भाई यहां तो लोन पेयर लगाएंगे। तो हमारे पास यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, और सॉरी यहां क्लोरीन है, फ्लोरीन, और यहां पर फ्लोरीन। तो ये शेप क्या बन गई, ये तो ऐसे है ना, ये अबो द प्लेन बिलो द प्लेन सीधा, और इस कैसे जुड़ा हुआ, तो ये ऐसे टी शेप बन गया,
ये बन गया टी शेप, सल्फर डाइऑक्साइड बेंट बन जाएगा, SF4CO होता है, तो याद ही रखना भाई SF4CO होता है। मैं SF4 को एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। SF4 बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले कैलकुलेट करिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 6 प्लस फ्लोरीन में है 7 × 4, 28 + 6 34। 8 से बड़ा नंबर है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 से डिवाइड करिए 1, 4 + 1 5, यानी कि हमारे पास टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3d। तो कैसे अरेंज करेंगे? 3 अरेंज करेंगे प्लेन में, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इस तरीके से हम चीजों को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। 4 चीजें अब हमें जोड़नी है। हमारे पास ऑप्शन देखो क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, एक फ्लोरीन यहां जोड़ दें, एक यहां और एक यहां, तो लोन पेयर बन जाएगा यहां पर। या फिर क्या करें, एक फ्लोरीन यहां जोड़ें, एक यहां, एक यहां और लोन पेयर बन जाएगा यहां पर। कैसे डिसाइड करें? डिसाइड करेंगे एंगल से। लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, तो वो रिपल्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे। अब ये देखो, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120, ये कितना है 90, क्योंकि तो ऐसे रखा हुआ है ना फ्लोरीन, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो 120 डिग्री पे रख दिया। अगर आपने यहां पर लोन पेयर रख दिया, यानी कि मान लो ऊपर रख दिया, यहां पर फ्लोरीन जोड़ देते हैं और यहां पर लोन पेयर आपने रख दिया, तो अगर यहां लोन पेयर रखोगे तो देखो लोन पेयर 90 90 90 90 एंगल, 90 डिग्री के एंगल से सभी एटम्स को रिपेल कर रहा है, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस हाई होंगी, यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस लेस होंगी, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो लोन पेयर पहले कहां रखेंगे? पहले प्लेन में रखेंगे, उसके बाद अबोव द बिलो द प्लेन में जाएंगे। तो ये शेप हमारे पास कहलाती है सीसो। सीसो बेसिकली झूला है, पता होगा सबको, जिस पे बच्चे बैठते हैं, उसकी 2 टांगे जमीन में गड़ी होती हैं, 2 ऐसे होती हैं। तो ये हो गया प्लेन और ये हो गया अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं एनालिसिस रिपोर्ट, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही हम बात करें तो हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? फजान रूल इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, और सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी तो ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स की शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है कैसे कैलकुलेट करना है। फोकस करना है जिनोन के कंपाउंड्स के ऊपर, सल्फर के ऊपर। एमओटी का बेसिक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। सिलेबस रिड्यूस हो गया है, पी ब्लॉक हट गया है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड द लास्ट वन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार क्वेश्चन रहेगा बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिज्म से। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एमओटी में। और मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बच गया एमओटी में तो वो मैग्नेटिक होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे पेयर्ड हो गए तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई होप कि पढ़ाकू बच्चा चैनल आपको हेल्प भी कर रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं हम धीरे धीरे, और we are trying our best to give you the maximum content on this channel. Thank you so much for joining us. Have a nice day.